Hello students, so today's lecture is about synchronous impedance of synchronous generator and we will also discuss equivalent circuit of synchronous generator. So आप बहुत अटेंटिवली सुनिए इस टॉपिक को. आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे देन इट्स वेरी सिंपल. सो यहाँ पे मैंने एक जनरेटर का डायग्राम ड्रॉ किया है जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं. रोटर है, रोटर को हम रोटेट करवा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब ये चेंज होगी फ्लक्स इन स्टेशनरी कंडक्टर्स में आर्मेचर के, तो इनमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी. अब हम यहाँ से वोल्टेज एक्सटर्नल जो भी हमें लोड के साथ कनेक्ट करना है, जो भी ठीक है, जो भी लोड है वो यहाँ इस एक्सटर्नल लगेगा. दिस इज़ द कनेक्टेड लोड. ठीक है, अगर मान लो इस यहाँ पे आपका ओपन सर्किट है, कोई भी हमने लोड कनेक्ट नहीं किया है ये. ठीक है, सिर्फ ओपन आपकी कॉइल्स पड़ी हैं. ठीक है, कंप्लीट पाथ नहीं है. तो ओपन सर्किट अगर है तो यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि करंट के लिए कंप्लीट पाथ नहीं है तो सिर्फ वोल्टेज प्रोड्यूस होगी. जैसे ही हम इसको आगे कुछ कनेक्ट कर देंगे तो ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा और करंट इसमें फ्लो करेगा. ठीक है, अब जो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगी, हमें टर्मिनल पे, टर्मिनल का मतलब है लोड के अक्रॉस, जिसके जो भी हमें अप्लायंस है या जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज और ड्रॉप मेजर कर रहे हैं हम, उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे. और यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हुई वो जनरेटेड वोल्टेज है. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि सपोज़ मैं ऐसे इक्विवेलेंट डायग्राम बनाती हूँ. ये आपका वोल्टेज जनरेटेड है. ठीक है, और एक्सटर्नल सर्किट है, यहाँ पे लोड कनेक्टेड है. तो जितनी वोल्टेज जनरेट हुई है टर्मिनल पे हमें उतनी नहीं मिलेगी. अब क्यों नहीं मिलेगी आप देखो, क्योंकि बीच में जो भी आपका वायर्स हैं, वाइंडिंग है, उसकी अपनी रेजिस्टेंस भी है. ठीक है, जो भी यहाँ पे कॉइल है उसकी अपनी खुद की रेजिस्टेंस भी होगी. जो आपके वायर्स हैं यहाँ पे उनकी भी अपनी रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो जो वोल्टेज जनरेट होती है और जो लोड के क्रॉस हमें मिलती है वो सेम नहीं होती. टर्मिनल पे आपको कम मिलेगी क्योंकि बीच में ही कुछ वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो जाएगी जो कि वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होगी. ठीक है, कोई भी अब वायर है उसमें अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी होगी और कुछ वोल्टेज वहाँ पे भी खप जाएगी. अब टोटल वोल्टेज तो इतनी जनरेट हो रही थी पर उसका कुछ हिस्सा उस वायर की रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो गया. ठीक है, क्योंकि वहाँ से जब करंट फ्लो करेगा तो कुछ वोल्टेज उधर भी कंज्यूम हो जाएगी. जो टर्मिनल तक हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो कम मिलेगी. ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया. और ये चीज़ आपकी हर एक इंस्ट्रूमेंट में होती है. ट्रांसफार्मर की बात करें, कोई अप्लायंस की बात करें, हर जगह ये होता है. जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज है वो वोल्टेज सप्लाइड से हमेशा कम होती है बिकॉज ऑफ इंटरनल ड्रॉप्स. ओके, सो अभी हमने बात की इंटरनल रेजिस्टेंस की. अब हम बात करेंगे जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है आपकी किसी भी कॉइल की. ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे जो वाइंडिंग है, ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ. कोई भी वाइंडिंग आप ले लो, किसी भी वाइंडिंग में जब हम करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है, और जब वो फ्लक्स चेंज होती है किसी कंडक्टर में तो उस कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल में कैसे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, जब हम इसको रोटेट करवा रहे हैं तो जो कॉइल है उसमें आपकी एसी वेव फॉर्म बनती है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनती है, हमने देखा था. ठीक है, या इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है वोल्टेज कटिंग, इंड्यूस्ड वोल्टेज मैक्सिमम होती है. जब ये यहाँ पे घूम जाएगा तो ज़ीरो पे आ जाएगी, अगेन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो इसमें जो करंट मिलता है हमें या वोल्टेज मिलती है वो हमें अल्टरनेटिंग मिलती है. तो ये जो करंट है ये चेंज कर रहा है,
ठीक है, साइनोसॉइडल है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगी वो भी साइनोसॉइडल बनेगी। ठीक है, फ्लक्स भी चेंज कर रही है धीरे धीरे, पहले एक डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, फिर जैसे जैसे करंट कम होगा फ्लक्स भी रिड्यूस हो रही है, देन वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, ज़ीरो हो रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो आपकी जो फ्लक्स है वो भी ऑल्टरनेटिंग बन रही है। ठीक है, अब जब ये फ्लक्स अपनी कॉइल के साथ भी तो लिंक करेगी ना, ठीक है, तो इस कॉइल में भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अपने करंट की वजह से मैंने एक पास में अगर मैं कॉइल रख देती तो उसमें तो आपको पता ही है कि जब इसके थ्रू अगर फ्लक्स चेंज होनी थी, ये इसकी फ्लक्स जो इसके साथ लिंक करनी थी, तो इस वाली कॉइल में भी आपका वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाना था, क्योंकि इसके थ्रू चेंज करनी थी। अब इसमें अपनी वजह से, ठीक है, अपने साथ जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से खुद में भी इसमें कुछ ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर ये टॉपिक पढ़ना, आपने फंडामेंटल्स में पढ़ा होगा। ठीक है, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो एक तरह से एक सेल्फ इंडक्टेंस का केस है। ठीक है, कि अपनी चेंजिंग फ्लक्स जो खुद के साथ लिंक कर रही है उसकी वजह से जो इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, और वोल्टेज आप लॉ तो सेम ही रहेगा, लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग ही होगी, उस डायरेक्शन में होगी कि अपने कॉज को हमेशा अपोज करेगी। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब करंट फ्लो हुआ इन कॉइल्स में, तो इनका भी फ्लक्स बन गया, फ्लक्स लाइंस जो हमने देखी थी कुछ इस तरह से। ठीक है, दोनों कंडक्टर्स की, और ये ऑल्टरनेटिंग होगी। ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिंग जो फ्लक्स होगी जब अपने कंडक्टर से भी लिंक करेगी तो उनमें भी कुछ ना कुछ आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, और वो इस डायरेक्शन में होगा कि अपने कॉज को अपोज करेगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में वोल्टेज जनरेट फील्ड की वजह से हुई थी, अब इस कॉइल में कौन कौन सी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, एक तो इस फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जो एक्चुअल में प्रोड्यूस हुई, और अपने ही करंट की वजह से एक प्रोड्यूस होगी जो उसको अपोज करेगी। तो ठीक है, अब अगर कोई भी करंट नहीं होता, ओपन सर्किट होता ये, तो इसमें करंट ही नहीं आने थे, तो उतनी ही टर्मिनल वोल्टेज आपकी फील्ड की वजह से ही प्रोड्यूस होनी थी। पर जब सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें करंट्स आएंगे और वो अपने थ्रू चेंज होगा, तो उसमें भी आपकी कुछ वोल्टेज होगा जो उस एक्चुअल वोल्टेज को अपोज करेगा। तो अब दो फैक्टर्स आ गए, पहला एक तो रेजिस्टेंस में ड्रॉप होना था जिस वजह से टर्मिनल पे कम मिली, दूसरी जो अपनी फ्लक्स की वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हुई, उसने भी उस वोल्टेज को अपोज किया, उस वजह से भी आपको टर्मिनल पे थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है, तो दो हमने कॉजेज़ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो अभी तक हमने दो फैक्टर्स देखे, एक रेजिस्टेंस, जो इंटरनल जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होगी जिसकी वजह से वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और टर्मिनल पे हमें थोड़ी कम मिलेगी वोल्टेज, और दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस, जो अपनी ही वोल्टेज इंड्यूस होगी उसमें जिसकी वजह से आपको टर्मिनल पे कम मिलेगी क्योंकि वो अपोज करेगी अपने एक्चुअल कॉज को। ठीक है, और तीसरा है आपका आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब इसमें करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो इसकी अपनी फ्लक्स बनी, और जो फील्ड की फ्लक्स थी वो भी होगी आपकी। ठीक है, तो जो नेट फ्लक्स है जो अब इसके साथ लिंक करेगी वो दोनों का रिजल्टेंट आएगा, जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था, वो लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अब आपकी दो फ्लक्सेस हो जाती हैं और दोनों का रिजल्टेंट आएगा, उस हिसाब से आपकी वोल्टेज इंड्यूस होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका वोल्टेज में थोड़ा ड्रॉप आता है, क्योंकि अगर कोई भी करंट नहीं होता यहाँ पे तो इसकी कोई फ्लक्स नहीं होनी थी, तो जो फील्ड की फ्लक्स है उसको डिस्टॉर्ट करने वाला, उसको चेंज करने वाला भी कुछ नहीं होना था, तो उतना ही वोल्टेज इंड्यूस होना था। पर जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो मेन जो फ्लक्स आएगी एयर गैप में वो कुछ चेंज हो जाएगी, दोनों का रिजल्टेंट होगी, तो उस वजह से भी आपकी वोल्टेज थोड़ा चेंज हो जाती है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं बेसिकली। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आगे मैं आपको थोड़ा नोट्स फॉर्म में मटेरियल देती हूँ। सो द इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज E is not usually equal to the voltage
अपीयरिंग एट द टर्मिनल्स। ठीक है, अब जो वोल्टेज जनरेट हुई वो आम तौर पे वोल्टेज जो टर्मिनल्स पे अपीयर हुई है उसके बराबर नहीं होती है। ठीक है, वो कब इक्वल होंगी? ओनली इन नो लोड कंडीशंस। ठीक है, जब कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा आर्मेचर में, तब जो वोल्टेज जनरेट हुई है उतनी ही आपको टर्मिनल पे मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कोई वहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, उसकी वजह से कुछ डिस्टॉर्शंस नहीं हो रही। क्या क्या रीजंस हैं देख लेते हैं। तो एक था क्योंकि जब आपका आर्मेचर में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से उसका भी अपना फ्लक्स होता है, और जिसकी वजह से जो मेन एयर गैप फ्लक्स है फील्ड की और आर्मेचर की रिजल्टेंट होती है तो वो डिस्टॉर्ट होती है। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन ऑफ एयर गैप फ्लक्स ड्यू टू द करंट इन आर्मेचर। ठीक है, सेकेंड रीज़न इज़ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द आर्मेचर कॉइल्स। अपने थ्रू भी क्योंकि फ्लक्स चेंज होगी उसमें, और अपने में भी वोल्टेज इंड्यूस होगी, और वोल्टेज इंड्यूस्ड हमेशा कॉज को अपोज करेगी, तो वहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। और तीसरा रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर कॉइल। जो कॉइल्स हैं उनकी भी कुछ रेजिस्टेंस भी होगी, कुछ वहाँ पे भी आपकी वोल्टेज खपेगी, तो एक्चुअल में जो टर्मिनल पे मिलेगी वो फिर उतनी आप कंज्यूम होके सब्ट्रैक्ट होके आपको टर्मिनल्स पे मिलेगी। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमें इन तीनों का इफ़ेक्ट एक सर्किट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये एक्चुअल में आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। ठीक है, मतलब आपको ये विजुलाइज करनी पड़ेंगी। ये हमें एक मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए इजी रहता है। ठीक है, तो हम कैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो मान लो ये आपकी जनरेटर है और ये इसकी वोल्टेज जो जनरेट हुई है वो है। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनल में आपका लोड है। ठीक है, जिसके अक्रॉस हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी। तो ये इक्वल तो नहीं होंगे क्योंकि बीच में ही कई ड्रॉप हो जाएंगे। कहाँ पे होंगे? एक तो हमने देख लिया रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको मैं आर बोल दे रही हूँ, जो आर्मेचर की रेजिस्टेंस है। ठीक है, कुछ वोल्टेज जो जनरेट होगी जब करंट फ्लो होगा तो उस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करने में भी कुछ वोल्टेज वेस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ चलेगी। कुछ वोल्टेज आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस अपनी कॉइल में ही जो फ्लक्स लिंक होगा। जैसे मान लो ये आपका जनरेटर था या आर्मेचर था और यहाँ पे आपकी कॉइल्स थी। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इनका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी जो इस तरह से हमने ड्रॉ करी थी। ठीक है, ये भी मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगी। अब ये जो फील्ड है चेंजिंग है, ऑल्टरनेटिंग है, और अपनी कंडक्टर से भी जब ये चेंज होगी तो उसमें भी आपकी वोल्टेज जनरेट हो जाएगी कुछ। ठीक है, अपनी फ्लक्स की वजह से ही, और वो अपने कॉज को अपोज करेगी। यहाँ पे कॉज क्या था? जो एक्चुअल में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा था ऑल्टरनेटिंग, उसको अपोज करेगी। तो अब उस कंपोनेंट को हमें दिखाने के लिए भी हम एक आर्टिफिशियल मतलब एक इमेजिनरी क्वांटिटी इमेजिनरी रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया रिएक्टेंस x। ठीक है, XL। ओके, तो कुछ इसकी वजह से कंज्यूम हो जाएगी जो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो रिएक्टेंस है, और बाकी आपकी एक एंड एक है आपका जो कि आर्मेचर की फ्लक्स ने जो मेन फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर दिया है, उसकी वजह से जो वोल्टेज में चेंज आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है, उसको हम इस सर्किट में एक इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कंपोनेंट। ठीक है, ये सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए उस इफ़ेक्ट को। अब देखो यहाँ पे जो ये फ्लक्स है इसकी वजह से दो हमारे रीजंस आ रहे हैं। एक तो मेन फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो जा रही है जिसको हमने इससे कवर कर लिया, और जो इसमें इंड्यूस हो जा रहा है वो लीकेज से कवर करेंगे। तो लीकेज में हम लीकेज फ्लक्स कौन सी होती है आपकी? जो लिंक नहीं करती है मतलब। ठीक है, तो अब जो फ्लक्स फील्ड वाली, देखिए यहाँ पे आपका एक रोटर भी है,
और रोटर की भी अपनी फ्लक्स है। तो जो उसके साथ जो आपको लिंक कर रही है जो वाली फ्लक्स आर्मेचर की, वो तो हो गई आर्मेचर रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। बट जो फ्लक्स इसकी फ्लक्स को टच ही नहीं कर रही है, ठीक है, उसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन तो नहीं होगा, है ना। जैसे कि मान लो ये वाली लाइन है, तो वो इसकी फील्ड लाइंस को क्रॉस नहीं करेगी, इसकी फील्ड की फील्ड लाइंस को, तो इसका इफ़ेक्ट हम नहीं देंगे। जो और छोटी फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जो आर्मेचर रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम सिर्फ उसका इम्पैक्ट देते हैं लीकेज में, सेल्फ इंडक्टेंस वाले में। क्योंकि बाकी जो फ्लक्स है वो तो आपका आर्मेचर रिएक्शन में भी कवर हो जाती है, ठीक है, और लीकेज वाले को हम सेल्फ इंडक्टेंस से कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली मतलब यहाँ पे दो टाइप के हमने रिएक्टेंस बना दिए हैं इसकी फील्ड से जो ड्रॉप हो रहा था। एक आर्मेचर रिएक्शन वाली जो कि मेन फील्ड को डिस्टर्ब कर दे रही थी, उसका इम्पैक्ट हम इस वाले से ले लेंगे, और जो लीकेज है जो मेन फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, उसका इम्पैक्ट हम सेल्फ इंडक्टेंस वाले से ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो तो सारी की वजह से ही होगा, सारी फ्लक्स की वजह से ही जो इंड्यूस हो रही थी वोल्टेज, वो तो सारी फ्लक्स की वजह से ही होगी। बट बाकी वाली फ्लक्स का इम्पैक्ट हमने इस वाले में रिप्रेजेंट कर दिया है आर्मेचर रिएक्शन वाले में, तो सिर्फ लीकेज वाले को हम उसमें शो करेंगे। सो नाउ यू हैव टू राइट डाउन इट दैट जो द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज़ रिप्रेजेंटेड एज रिएक्टेंस ड्रॉप, ठीक है। जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप हो गया उसको हम एक्स से आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं एक्स को, तो एक्स से आर इज़ आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, ठीक है। अब जो आर्मेचर की फ्लक्स फील्ड वाली फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर देगी, उसकी वजह से तो आपका आर्मेचर रिएक्शन में आ गया। अब जो खुद के साथ लिंक कर रही है वो फ्लक्स, ठीक है, उसकी वजह से खुद में भी जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जो मेन को इफ़ेक्ट करेगा, उसका भी हमें कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो खुद वाली जो फ्लक्स है, ठीक है, उसकी वजह से जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका कुछ हिस्सा तो आर्मेचर रिएक्शन में ही वो कवर हो जाएगा, एक्स से आर वाला ही उसको रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है, जो एयर गैप वाली है। पर जो फ्लक्स जो है वो फील्ड वाली फ्लक्स का लिंक नहीं कर रहा है, मतलब जो स्मॉल फ्लक्स लाइंस हैं उनका हमें इम्पैक्ट अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सम फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द आर्मेचर डू नॉट क्रॉस द एयर गैप, जो एयर गैप एयर में नहीं पहुंची उसको हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं, और रिएक्टेंस ड्यू टू दिस लीकेज फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज रिएक्टेंस, एक्सएल को हम लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं। तो हम आप ये वाला फिर डायग्राम बना लेना, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो जाएगा सिंक्रोनस मशीन का, रेजिस्टेंस है और ये आपकी लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। सो इक्विवेलेंट डायग्राम आपने बना लिया। अब हम लिखेंगे कि जो एक्स से आर आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस का जो सम है उसको हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। एक्सएल प्लस एक्स से आर सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। अब हम ये सर्किट से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मतलब यहाँ पे जनरेट हुआ उसमें और जो टर्मिनल पे हमें मिला उसमें रिलेशन हमें डिफाइन करना है। तो जो जनरेट हुआ उसको मैं यहाँ पे ई से लिख रही हूँ और जो टर्मिनल पे हमें मिला उसको वी से लिख रहे हैं, ठीक है। पोलैरिटी मार्क कर दी मैंने, और यहाँ से पॉजिटिव से करंट निकलेगा आई ए, ठीक है। तो वैसे तो ये ऑल्टरनेटिंग है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ कंसेप्ट नहीं है, तो क्योंकि हर एक साइकिल में चेंज होगा। तो आप देखिए इसमें जो वोल्टेज सप्लाई हुई ई वो किसके बराबर होगी, एक तो टर्मिनल में वो कंज्यूम होगी टर्मिनल वोल्टेज, प्लस जो बीच में ड्रॉप हुए, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा आई ए इंटू आर, एक्सएल के क्रॉस कितना हुआ आई ए इंटू आयोटा एक्सएल, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे इमेजिनरी में हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फेज़ में नहीं होगा तो हमें वेक्टर एडिशन करनी पड़ती है, तो इमेजिनरी के लिए हमेशा आयोटा लगाते हैं, ठीक है। वैसे आई ए आयोटा एक्स ए आर। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी टी प्लस आई ए कॉमन ले लेते हैं सब में, तो आर प्लस आयोटा एक्सएल प्लस आयोटा
एक्स से आर आ जाएगा आपका, ठीक है। और हमें पता है कि एक्स एल प्लस एक्स से आर आपका एक्स एस के भी इक्वल है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, वी टी प्लस आई ए आर प्लस आयोटा कॉमन ले लें तो ये कॉम ब्रैकेट में एक्स एस आ जाएगा, ठीक है, आयोटा एक्स एस। और इसको हम लिख सकते हैं फर्दर वी टी प्लस आई ए जेड एस, ठीक है, वेयर जेड जो है वो आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस है और एक्सेस जो है वो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, और जेड आपको पता है इम्पीडेंस होता है, तो जेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस है। तो आप फर्दर इधर लिख सकते हैं, मतलब इनका वेक्टर सम है ये, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ आर एंड एक्सेस इज सिंक्रोनस इम्पीडेंस जेड। तो इस तरह से हमने पूरा सर्किट का एनालिसिस किया है।